सो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज वारासी और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो सभी? एकदम मस्त, सबसे बढ़िया। आज थोड़ा सा मन भावुक है क्योंकि हमारा ये बैच है, जो उदय बैच है, उसका ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। पता नहीं था भाई इतने जल्दी ये समय निकल जाएगा, तुम भी यही सोच रहे होंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? इस लेक्चर में है ना, मतलब ये लेक्चर ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं मिलने वाले हैं। बिल्कुल कक्षा 10वीं में आओगे, हम पढ़ेंगे। कई सारे तुमड़ान के जो बच्चे हैं उनसे कभी बात करके देखोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। बट बेसिकली क्या होता है कि जो एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही पवित्र होता है। क्या होता है? बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। अब आज का लेक्चर में थोड़ी सी उदासी यह है कि है ना, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। बट खुशी इस बात की है कि हमने देखो कितना अच्छा समय व्यतीत किया है ना, कितना अच्छा हमारा टाइम निकला। हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए, कितने अच्छे से प्रैक्टिस करी, कितने ज़्यादा मज़े किए है ना, और कितने प्यारे तरीके से हम आगे बढ़े है ना। उस पॉजिटिव चीज़ को तुम्हें आगे देखना है ना। कई बच्चे मुझसे बोलते सर लास्ट लेक्चर, सर बुरा लग रहा। अरे बेटा देखो, कभी ना कभी तो जाना ही था है ना। पर टेंशन मत लो, नेक्स्ट सेशन में हम मिलने ही वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं परमाणु संरचना की, किसकी बात करूं? परमाणु संरचना की। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं भाई, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके बारे में अपन पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। या अभ्यास प्रश्न तुम बोल सकते। कैनाल किरणें क्या थी? तो तुम्हें पता था कि भाई धनावेशित, अगर हम बात करें, ठीक है, धनावेशित कणों से बनी जो किरणें थी वो क्या थी? अगर हम बात करें कैनाल किरणें थी है ना। और तुम्हें ये भी पता था ये एनोड से निकलती हैं। क्या ये एनोड से निकलती है? तुम्हें पता था? तो ये एनोड से नहीं निकलती, एनोड की ओर से कैथोड की तरफ जाती है। तुम्हें अगर पता हो कि कई गैस उसको आयनाइज करने की जो एक टेंडेंसी थी वो कैथोड किरणों के पास थी, तो ये एनोड से कैथोड की तरफ जाती थी। जो बीच में जो गैस हुआ करती थी उन्हीं को आयनाइज होकर। तो एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन थी, तुम्हें पता होना चाहिए कि कैनाल किरणें धनावेशित विकिरण है जो एनोड से कैथोड की ओर चलती है। एनोड से निकलती नहीं है, एनोड से कैथोड की ओर चलती है। इन्हें एनोड किरणें भी कहते हैं। कैनाल किरणों के कारण ही धनावेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन के बारे में पता करें। तुम बोल सकते हो अपरमाणुक, या फिर बोल सकते हो तुम है ना, जो मूलभूत कण थे उनमें से एक है हमारा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है? अगर हम बात करें धनावेशित होता है। तो मैं अगर इसके ऊपर का आवेश पता हो तो ये था ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये कैसा रहता था? ये पॉजिटिव रहता था। ये कितना रहता था सर? रहता था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव में रहता था। ये कैसे रहता था? नेगेटिव में रहता था। तो तुम देखोगे ये दोनों के परिमाण क्या है? समान है, पर इनके जो साइंस है वो क्या है? अलग अलग। इनके साइन जो है ना, इनका अगर हम बात करें जो चिन्ह है वो क्या है? अलग अलग है। यही कारण है कि वो एक जो परमाणु होगा वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? बराबर है भाई, है ना। जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है? अगर हम बात करें नेगेटिव है। इसलिए अगर हम बात करें इनके कण जो है, अगर बात करें परमाणु जो होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, हाँ। हम जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक इकाई ऋणावेश और प्रत्येक प्रोटॉन एक इकाई धनावेश होता है। यह बता चुका हूं मैंने। इसीलिए आवेश की संख्या समान परंतु विपरीत होने के कारण परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। उदासीन होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ। हमने रिलेटिव लिखा था तो एक के ऊपर प्रोटॉन के ऊपर हमने प्लस ले लिया था और -1 किसके ऊपर ले लिया था? अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और न्यूट्रॉन के ऊपर जो हमने ले लिया था वो कितना हो गया था? 0 ले लिया था। मतलब रिलेटिवली हमने निकाला था, वो तुम्हें पता होना चाहिए। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को टॉमसन है ना, टॉमसन या थॉमसन, जो सर जे थॉमसन थे, उनके मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था भाई? टॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे होते हैं, है ना, धसे होते हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, तरबूज मॉडल भी तुम कह सकते हो या प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हो। जैसे कि तुमने तरबूज देखा, तरबूज में जो लाल लाल भाग होता है वो पूरा की पूरा धनावेशित भाग है और उसके अंदर जो बीज धसे होते हैं, है ना, जो सीड्स होते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित कण है ना। तो यही सारी चीजें उन्होंने बताई थी।
फिर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो इन्होंने दो पॉइंट्स बहुत अच्छे बोले थे। क्या बोला था? एक तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पता चल गया, और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि परमाणु क्या था? उदासीन था। देखो सारे के सारे पॉइंट्स तो इनके वो नहीं थे, क्या बोलते हैं, वैलिड। कैसे? इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन जो है धसे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन तो क्या लगाते, चक्कर लगाते। इस तरीके की चीजें थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, है ना, नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? भाई नाभिक में कौन सा होता है? भाई रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी थी, तुम्हें पता है? तो रदरफोर्ड के अनुसार, मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। इसलिए नाभिक में अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान होता है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कौन है? हमारा प्रोटॉन। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। 3 कक्षा वाला मतलब पहली कक्षा ये होती थी भाई, ये अपना हमारा क्या हो गया? ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसके बाहर पहली कक्षा जहां पर हमने लिखा था n इज इक्वल टू 1, जहां पर इलेक्ट्रॉन कितने आते थे? 2, है ना। पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। फिर दूसरी कक्षा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आते थे? अगर हम बात करें n की वैल्यू जैसे ही तुम 2 रखोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8। तो जो पहली अगर हम बात करें, ये तो कौन सी हो गई? n इज इक्वल टू 1, जिसको अपन बोलते थे k कक्षा। यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, जिसको हम बोलते थे l कक्षा। और ये अगर हम बात करें m कक्षा, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते थे? देखो फर्स्ट वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाले के अंदर अगर हम बात करें तो पता थे 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके की चीजें हमने सीखी थी। अगर मैं तुम्हें इसकी दिखाऊं तो देखो, पहले तो नाभिक हो गया ये, ठीक है। फिर k कक्षा जहां n इज इक्वल टू 1, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन बन सकते थे, l इज इक्वल टू 2 में ये आ गया, और m इज इक्वल टू n में ये आ गया। और एक और कक्षा बना देते तो k l m है ना, n आ जाती, ठीक है। क्या आ जाती? n आ जाती, ठीक है। हाँ, कैपिटल n आ जाती, एक और से तुम बना देते तो, ठीक है। पर हमसे तो भी पूछा था, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन सोने की अतिरिक्त दूसरी धातु से भी संभव है? बिल्कुल संभव है। बट क्या होता है कि सोना का हमने इसलिए उपयोग किया, ये काफी आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय मतलब इसके हम ठोक पीट कर एक बहुत पतली चादर, बहुत ही पतली चादर बना सकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि हमने गोल्ड फॉइल का यूज किया, हमने स्वर्ण पत्र का यूज किया, ठीक है। हाँ भाई, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, अल्फा का साइन ये होता है। हाँ, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसी भी धातु की पन्नी से संभव है, और परिणाम वही प्राप्त होता है क्योंकि सभी धातुओं के परमाणुओं की संरचना एक जैसी होती है। बट हमने गोल्ड फॉइल इसलिए यूज किया कि उनको हम आसानी से ना ठोक पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। बाकी कई हार्ड होती है ना, तो हमें काफी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने गोल्ड फॉइल यूज करी, ठीक है। हाँ, परमाणु के 3 अपरमाणु अगर हम बात करें कणों के नाम लिखिए, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस पर ऋणावेशित होता है, इसका संकेत ये है। इसके ऊपर धनावेशित होता है, इसका संकेत अगर हम बात करें ये है। न्यूट्रॉन का क्या होता है अगर हम बात करें? इसके ऊपर 0 आवेश होता है, इसका संकेत n0, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा अगर हम बात करें क्वेश्चन था। अगला था कि हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है, और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तुम्हें पता है भाई, वो परमाणु द्रव्यमान होता है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है किसके? अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की संख्या, किसके? अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की संख्या, अगर हम बात करें प्लस प्रोटॉन की संख्या, प्लस प्रोटॉन की संख्या। तुम्हें यही पता थी, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब क्या है हमारे पास? परमाणु द्रव्यमान 4 देखा रखा है, न्यूट्रॉन हमें नहीं पता, x मान लो। इसको अगर हम बात करें, इसको तुम बोल दो, इसको बोल दो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? हमारी प्रोटॉन की संख्या 2 है। जैसे ही तुम x की वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा 2। अरे सिंपल सी बात है ना। देखो परमाणु द्रव्यमान किस किस का सम होता है? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तुम्हें प्रोटॉन की संख्या पता है क्योंकि उन्होंने परमाणु क्रमांक देकर रखा है। अगर तुम यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन देखो तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, है ना। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। हाँ, अब 4 बराबर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या तुम्हें नहीं पता, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। बिल्कुल सिंपल सी बात। ये 2 कहां से आया? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2 होता है ना। तो वही प्रोटॉन की संख्या होगी, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या आएगी? 4 - 2 2। अतः हीलियम परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 2 है ना। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था। आई होप तुम लोगों को ये आया होगा। बढ़े आगे। कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, है ना। कार्बन और अगर बात करें सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। मेरे पास कार्बन ये आ गया, है ना। अगर हम बात करें ये इसका नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, ठीक है। पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? 2, तो हमने लिख दिया 2। दूसरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? तुम्हें पता है 8, लेकिन जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। कितना होता है? 6। तो 2 यहाँ आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये पता है तुम लोगों को बहुत अच्छे से, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन बना सकते हो, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 मिनट 1 सेकंड हम अच्छे से बना देते हैं।
ठीक है ना। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, ये 2 आ गए। फिर इसके बाद कितने आएंगे अगर हम बात करें? 4 आएंगे। तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब वही बात करें सोडियम की, ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो गई और ये दूसरी कक्षा हो गई और ये तीसरी कक्षा हो गई। पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा के अंदर भाई सोडियम का अगर मैं बताऊं तो परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। तो दूसरी कक्षा के अंदर 8 जाएंगे, 1 2 है ना, और ये 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 हो गए बिल्कुल, है ना। और आखिरी वाली कक्षा के अंदर अगर हम बात करें 1 आएंगे। अगर तुम्हें ये भी पता है तो हम इस तरीके से लिखा करते 2,8,1, पता है ना कैसे आता था कि भाई की कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 किसके अंदर? एल के अंदर, और 1 किसके अंदर? एम कक्षा के अंदर। ठीक है, यही कहानी मैं बताने वाला हूँ। इसका क्या जाएगा? इसमें भी अगर हम बात करें 2,4 आएगा, पहली कक्षा के अंदर के अंदर 2, 4 किसके अंदर? एल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात थी, बहुत ही अच्छे से बात थी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है अगर हम बात करें? 6 होता है। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6। प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, वो होगी 6। अगर इलेक्ट्रॉन वितरण तुम देखोगे तो वो क्या होगा? के अंदर 2 होंगे और अगर हम बात करें एल के अंदर 4 होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सोडियम परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। वही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होगी। वितरण क्या होगा? 2 किसके अंदर होंगे? के अंदर। एल के अंदर कितने होंगे? 8, और एम के अंदर कितने होंगे अगर बात करें? 1। यही हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार किया जाता है ना। बड़ा ही डिटेल में हमने इसका आंसर देख लिया। आई होप तुम लोगों से ये बन गया होगा। चलो, अगर किसी परमाणु का के और एल कोश भरा है तो उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो के और एल दोनों भरे, के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? 2। एल के अंदर कितने बनते हैं अगर हम बात करें? तो अगर मैं अच्छे से बताऊं, ठीक है, अगर तुम्हें मैं अच्छे से बताऊं तो के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं तुम्हें पता है भाई? के अंदर हमारे बनते थे 2, एल के अंदर कितने बनते थे? 8, एम के अंदर कितने बनते थे? 18, है ना। और अगर हम बात करें एन के अंदर कितने बनते थे? के एल एम एन 32। तभी देखो ये दोनों भरी हुई है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10 होंगे बेसिकली। तो देखो के कोश में अधिकतम 2 और के एल कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्योंकि ये दोनों कक्ष भरे हुए हैं इसलिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल 2 + 8 मतलब 10 होगी। ठीक है, +2 + 8 मतलब 10 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में डरोगे क्या? हलवा हलवा से क्वेश्चन थे, हमने करे हुए हैं अच्छे से, है ना। कोई समस्या की बात इसमें नहीं है, कोई समस्या की बात इसमें नहीं है। बढ़े आगे, पक्का? चलो भाई। अच्छा, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु से आप इसकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? तो मैं अगर मैं बताऊं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता था 17, सल्फर का होता है अगर हम बात करें कितना? अगर हम बात करें 16, और मैग्नीशियम का होता है कितना? 12। खुद सोचो, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। जैसे मैं इसका लिखूं तो इसका आएगा 2,8, अगर हम बात करें 7, ये आएगा इसका। इसका कितना आएगा? 2, अगर हम बात करें 8,6। इसका कितना आएगा? 2, अगर हम बात करें 8,2। तो देखो जब है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आ जाए, अगर हम बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 4 आ जाए तो वही उसकी संयोजकता होगी, वही उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। अगर 1 से 4 आ रहे हैं तो ठीक है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो लिखे ना, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 से 4 अगर हम बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन है, क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो वही उसकी संयोजकता होगी। मतलब इसके 1 से 4 थे, मतलब यही इसकी क्या हो गई? संयोजकता हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देते ये 8 हो गए। अब इसके देखो, इसके कितने हैं भाई? 4 से ज्यादा है। तो जब भी अगर हम बात करें 5 से 6 अगर हम बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, 5 से 8 है ना, 5 से 8 अगर क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता क्या होगी? संयोजकता क्या होगी? संयोजकता क्या होगी? तो संयोजकता होगी 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब तुम बताओ भाई, 1 से 4 थे तो वही हुई, है ना। मतलब कैसे? अब देखो इसके कितने? 6, तो 6 मतलब 8 में से 6 गए, बचे कितने? 8 में से बचे गए 6, तो मतलब 2 इसकी संयोजकता आ गई। इसमें से 8 में 7 गए, बचे कितने? 1, तो ये अगर बात करें 1 संयोजकता आ गई। या दूसरा तरीका ये है कि इनको अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 करने हैं। तो इसको कितने की आवश्यकता है? 1 की, तो अपन ने 1 लिख दिया, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजकता 1 हो गई। इसको कितने की आवश्यकता है 8 पूरे करने के लिए? 2 की, तो इसके 2 की आवश्यकता, 2 अगर बात करें पूरा हो गए। इसको 6 की आवश्यकता है, तो यही कारण है कि इसने ना 6 ना लेके 2 दे दिए, है ना, तो ये 8 हो गए। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स थे जो हम लोगों ने अच्छे से कवर किए हुए हैं। आई होप तुम लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होगी, पक्का? चलो बढ़े आगे। हाँ भाई,
हम जानते हैं कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता या शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाती है। ठीक है, क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है? 17 है ना, मतलब अगर बात करें प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन 17। इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या आ जाएगा? 2,8,7 है ना, KLMN में तुम देखोगे। तो चूंकि Cl के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि उसकी संयोजकता कितनी होने वाली है? 1 होने वाली है। कितनी होने वाली है? 1 होने वाली है। तो एक बहुत ही प्यारा है ना, और सभी अपने निकटतम अगर हम बात करें अक्रिय गैस के जैसा बनना, जैसे क्लोरीन के पास कौन है? आर्गन है ना, भाई मैग्नीशियम के पास रहेगी नियोन, इसी कारण वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। तो ये सारे कंसेप्ट्स मैंने लेक्चर में सिखाए हुए हैं, तुम उसको अच्छे से डीप में देखोगे तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आएगी। चलो अगला भाई अगर बात करें इसमें कितने आ गए थे? 6 आ गए थे, तो इसको कितने की आवश्यकता है? 2 की, तो ये 2 आ गए। वैसे ही अगर हम बात करें इसके पास कितने हो गए? 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? 2। जब भी 1 से 4 हो तो वही उसकी संयोजकता होगी, और अगर 5 से 8 हो तो क्या करना है भाई? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 8 में से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 7 है तो 8 में 7 गए, बचे कितने? 1, तो 1 संयोजकता जाएगी। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? तो हमें पता ही है प्रोटॉन की संख्या ही क्या होता है अगर हम बात करें? परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो क्या होती है? परमाणु क्रमांक होती है। बिल्कुल बात है। तो परमाणु क्रमांक कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। परमाणु का आवेश क्या होगा? तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? इक्वल है। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन है भाई, दोनों का आवेश सेम है, तो आवेश क्या होगा? उदासीन, 0। तो प्रोटॉन की संख्या 8, परमाणु संख्या अगर हम बात करें 8 होगी। प्रोटॉन की संख्या 8 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? 8। चूंकि प्रत्येक प्रोटॉन का आवेश +1 और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 होता है रिलेटिवली, तो नेट आवेश कितना आएगा? 0। अतः परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो बढ़िया तरीके से है ना इस चीज को तुम देख सकते हो। ठीक है, ये लेक्चर जो है ना इसको तुम क्या कर सकते हो भाई? आराम से देखते रहो। ठीक है, आराम से एक एक क्वेश्चन को वो डिटेल में पढ़ो। फिर अगर हम बात करें आगे बढ़ने का प्रयास करो। क्लियर है? पक्का है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु के द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, अपन को उसमें क्या देखना, उन्होंने ये बोला था 8 प्रोटॉन है और 8 क्या है अगर हम बात करें? न्यूट्रॉन। 8 प्रोटॉन है और 8 क्या है अगर बात करें? न्यूट्रॉन है। सिंपल सी बात है, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या बताया था, है ना, कि अगर बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन, और अगर सारणी से बताना है तो तुम्हें पता होना चाहिए 4.1 सारणी जो है, ठीक है, हाँ वो अगर बात करें तुम्हारी बुक के अंदर दी हुई है, तो बेसिकली क्या होगा कि एक परमाणु के अंदर नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है। देखो उन्होंने अगर परमाणु संख्या तुम्हें बता दी है ना, तो या प्रोटॉन की संख्या बता दी है, मतलब तुम्हें परमाणु क्रमांक तो पता है, ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन जोड़ दोगे तो अगर बात करें द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितने हैं? 8, न्यूट्रॉन कितने हैं? 8, मतलब द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 16। सल्फर के अंदर अगर हम बात करें प्रोटॉन कितने हैं? 16, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 16, तो मतलब इसकी द्रव्यमान संख्या जाएगी 32। मतलब इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, इससे रिलेटेड ही हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। अच्छा, H, D और T, तो तुम्हें मैं बता दूं, है ना, H जो होता है वो हमारा प्रोटियम होता है, अगर बात करें D जो होता है हमारा ड्यूटीरियम होता है, T मतलब होता है ट्राइटियम, है ना, समस्थानिक हमने पढ़े थे। प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों के को सारणीबद्ध कीजिए, मतलब हमने समस्थानिक के बारे में बात चल रही है। तो ये रहे हमारे समस्थानिक। एक है प्रोटियम, जिसके अंदर अगर बात करें परमाणु क्रमांक इनके क्या होते हैं? समान होते हैं, इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। अब तुम इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या देखोगे तो क्या आएगी? समान आएगी, 1 1 1, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी सेम ही आना चाहिए, है ना, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? 1 आएगा, सिंपल सी बात। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होंगे? समान होंगे, क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या क्या है? समान है। पर न्यूट्रॉन क्या आएंगे? भिन्न आएंगे। जैसे 1 में से 1 गया, बचा कितना? 0, तो ये 0 आ गया। 2 में से 1 गया, बचा कितना? 1, तो ये 1 आ गया। और अगर हम बात करें 3 में से 1 गया, बचा कितना? अगर हम बात करें 2, तो यहाँ 2 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही प्यारी सी चीज़ थी, है ना, बहुत ही प्यारी सी चीज़ थी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे और वही उनका परमाणु क्रमांक होगा। तो इनके परमाणु क्रमांक तो सेम होंगे। समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि परमाणु क्रमांक क्या हो? सेम है, लास्ट लेक्चर भी पढ़कर आया है, परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या हो? भिन्न भिन्न हो, है ना। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते थे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। देखो मैंने इस तरीके से डिनोशन बताया था, पर डी और टी भी तुम लिख सकते हो, है ना। हाँ, तो ड्यूटीरियम का डी होता है, ट्राइटियम का टी होता है, ठीक है। समस्थानिक और संभारक में किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखो समस्थानिक और संभारक के क्या लिखने हैं अपने को? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं,
ठीक है। जैसे हम आर्गन और कैल्शियम का ले लें तो आर्गन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 18 होता है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 20, पर इन दोनों के परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो, परमाणु भार समान हो, उन्हें हम बोला करते हैं संभारिक। क्या बोला करते हैं, संभारिक बोला करते हैं। तो इनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, भिन्न है, अगर इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है तो क्या होगा भाई, कुछ सोचो। अगर सर इलेक्ट्रॉन की संख्या इनके अंदर भिन्न है तो क्या होगा, मतलब सर इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, भिन्न आएगा, तो वही दिखाते। और समस्थानिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, समान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी, समान होगी। तो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, परंतु परमाणु संख्या समान होते हैं, इसीलिए इन्हें समस्थानिक कहते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि देखो इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अगर हम बात करें समान है, जैसे कि ये देखोगे, ये देखोगे, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, समान आएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान, इनका परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। परंतु संभारिक में ऐसा नहीं होगा, है ना। न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन, मैंने न्यूट्रॉन के निकालने के। संभारिक क्या होता है, अगर बात करें अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान, लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। अगर तुम कैल्शियम का लिखोगे तो इसके अंदर कितने आएंगे, अगर बात करें 20, पहली कक्षा के अंदर 8, दूसरी कक्षा के अंदर 8, तीसरी कक्षा के अंदर 8 और चौथी कक्षा के अंदर 2, है ना, यही होगा 20। अच्छा मैंने यहाँ पर 10 क्यों नहीं लिख दिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे आखिरी वाले में हम 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है, ये सिखाया भी है। वही बात करें 18 की, तो 18 में पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 8। तो देखो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अगर हम बात करें भिन्न है, क्या है, भिन्न है। तो इन्हीं के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा करी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो देखो मैं तो यहीं से बता देता हूँ, ये ऋणावेशित होता है, धनावेशित होता है, और ये क्या होता है, इसका अगर बात करें 0 आवेश होता है। इसका जो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, अगर हम बात करें 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, और वो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है आवेश। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, अगर हम बात करें 0 आवेश होता है, ठीक है। इन दोनों का ऑलमोस्ट द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है, और इसका क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम नगण्य लिया करते हैं। तो यही सारी चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपेक्षिक द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, अगर हम बात करें 1/200 व भाग, है ना, मतलब इसके अगर हम बात करें 1/2000 भाग के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये किसका होता है, A1U के बराबर होता है, हमने मूल कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें भी तुम्हें बताया था, ठीक है। और ये भी क्या होता है, दोनों समान होते हैं। आपेक्षिक आवेश मतलब एक दूसरे में, तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर क्या होता है, 0। परमाणु में स्थिति कहाँ होती है, ये नाभिक के बाहर होता है, ये नाभिक में होता है, और ये भी नाभिक में होता है ना, इनको न्यूक्लियॉन्स कहते थे। निरपेक्ष आवेश तो हमने पूरा की पूरा लिखा था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसके ऊपर क्या होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये क्या होता है, उदासीन होता है। अगर निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो 9.1, है ना, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, है ना, तुम बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको भी तुम 1.67 लिखो तो और बिल्कुल खतरनाक लिखेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो इनके ऊपर द्रव्यमान होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए था, ठीक है, क्लियर। जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी, क्या क्या थी भाई, पहली बात तो ये बोल देते थे कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है ना, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, तो ये बात उनकी क्या हो गई, खारिज हो गई, ठीक है। हाँ, कई सारे अगर हम बात करें तो सर जे टॉमसन के परमाणु मॉडल में उदासीन होने की व्याख्या हुई, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों से इनके इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। मतलब जैसे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ज़्यादातर अल्फा कणों से सीधे निकल गए, क्योंकि कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण से क्यों विक्षेपित हुए और बहुत कम कोण में वापस क्यों आ गए, इन प्रश्नों की व्याख्या करने में मॉडल असफल रहा। दूसरी चीज़ ये बोलते थे कि भाई अधिकतर जो मास है वो पूरा का पूरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरे एटम के अंदर अगर हम बात करें जो द्रव्यमान है पूरे एटम के अंदर निहित है। बट क्या होता था कि भाई जब हमने अल्फा कण जो वाला अगर बात करें वाला एक्सपेरिमेंट था कि रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था ना, स्वर्ण पत्र प्रयोग था, उसमें क्या देखा था कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करें खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है ना, वो अपन बताते हैं। तो यदि कोई भी आवेशित गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, जिससे इसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी। मतलब इनका रदरफोर्ड का यही बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है इसके चारों तरफ, है ना, त्वरित हो रहा है, तो ये ऊर्जा के रूप में थोड़ा थोड़ा अगर हम बात करें एनर्जी लूज करते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इसमें कोलैप्स हो जाएगा, इसमें नाभिक में निहित हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर बात करें इलेक्ट्रॉन को हमारे परमाणु को क्या बता रही थी, अस्थायी बता रही थी। यही कारण है कि वो फेल हो गए, है ना, और इसकी गति भी कम होती जा रही थी।
अंततः स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पिल मतलब स्पाइरल है ना, स्पाइरल तुम बोल सकते हो या फिर सांप के जैसा तुम बोल सकते हो कि स्पाइरल पथ का निर्माण कर, है ना, नॉट सांप के जैसा, स्पाइरल मतलब ऐसा 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 यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, एकदम से इसमें निहित हो जाए, निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होगा, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं और परमाणु समाप्त हो या नष्ट हो नहीं होते। अतः रदरफोर्ड का परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाने में असफल, मतलब स्थायित्व नहीं बता पाए, फिर ये भी स्थायित्व नहीं बता पाए। फिर अब इनके बाद कौन आएंगे, इनके बाद बोर साहब आएंगे। ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए भाई। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर बात करें नाभिक में होता है, ये भी बात सही कही। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं, है ना, ये बताओ होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त अगर बात करें कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, मतलब एनर्जी लूज नहीं करता, मतलब अभी ये नाभिक में कोलैप्स नहीं करेगा, बट क्या कहा रहा था रदरफोर्ड ने कि कर जाएगा। इन कक्षाओं या कोश को ऊर्जा स्तर कहते हैं, है ना, इन्हें KLMN द्वारा अगर बात करें बताया जाता है। ये इन सभी के बारे में पढ़ा है कि K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2, L के अंदर 8, 3 के अंदर M के अंदर कितने होंगे अगर बात करें हमारे 18 और N के अंदर होंगे 32। तो ये कक्षाओं के बारे में हमने बहुत अच्छे से डीप में डिस्कशन करा हुआ है ना। तो इसमें आई होप कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। चलो बढ़े आगे, पक्का, चलो भाई निकलते आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। तो ये बहुत ही प्यारा सा है जिसको तुम्हें तुलना करना है कि भाई टॉमसन ने क्या कहा था, है ना। इसको पूरा ध्यान से तुम्हें पढ़ना और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। इसको पूरे ध्यान से तुम्हें पढ़ना और फिर आगे बढ़ना है कि भाई टॉमसन ने क्या कहा था कि भाई पूरा धनावेशित गोला है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो धसे हुए हैं, जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि अधिकतर भाग जो है वो क्या है, खाली इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु का, है ना, और उसका पूरा जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में भरा हुआ है, ठीक है। बोर ने क्या कहा था, तो इन सभी के बारे में तुम पढ़ सकते हो कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, ये लिखा उन्होंने। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना था। परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, परंतु न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होते हैं। वही बात करें, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। इन्होंने भी उदासीनता बताई भाई। इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ये भी ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने बोला था वृत्ताकार, और इन्होंने कहा था कुछ निश्चित कक्षाओं में, है ना। और सबका एक एनर्जी लेवल होता है, ऐसा नहीं होता कि वो एनर्जी अगर बात करें रिलीज करते चले, ये नहीं होता था। ये क्या कहते थे कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि वो किस में चले जाएंगे, नाभिक में चला जाएंगे। किस में चला जाएंगे, नाभिक में चला जाएंगे, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कमियां क्या क्या थी भाई, टॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन है, परंतु वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग से परिणामों को इस मॉडल से समझाया नहीं जा सका, है ना। कई सारे प्रयोग थे, है ना। ये बोलते थे कि अधिकतर जो भाग है वो पूरा का पूरा मास पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ऐसा नहीं था, पूरा नाभिक में डिस्ट्रीब्यूटेड था, जो हमारे इन्होंने बताया था, ठीक है। हाँ, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ये देखो ना, हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था बहुत अच्छे से, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, जबकि ये बोलते थे विकिरण होता है। कमी यह थी कि भाई इन्हें परमाणु का स्थायित्व नहीं बता पाए। वही बात बोल रहे थे कि भाई आवेशित कण है तो ये विकिरण करेंगे ऊर्जा का, बट ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। अच्छा, इन कक्षाओं में कोशों में ऊर्जा स्तर कहते हैं, है ना। ये कक्षाएं KLMN या संख्या 1, 2, 3 के द्वारा दिखाई जाती है। तो इस तरीके की चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। लाभ क्या कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें तुम पढ़ सकते हो, है ना। डीप में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, इनके बारे में अपने बहुत अच्छे से डिस्कशन करा हुआ है। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो देखो 3 नियम थे। पहला नियम क्या था कि भाई हर कक्षा एनर्जी लेवल अलग अलग है, जैसे KLMN, है ना। और अगर हम बात करें तो इनमें देखा था हमने, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं मैक्सिमम, L के अंदर कितने बन सकते हैं अगर हम बात करें 8, M के अंदर कितने बन सकते हैं 18, और N के अंदर कितने बन सकते हैं, वह है हमारे 32। तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से देखी थी, ठीक है। दूसरा नियम यह था कि जो बाह्यतम कक्षा है उसके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकते हैं, है ना। यही चीजें सिखाई थी। तो पहला नियम क्या था कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए, है ना, बोर और बरीन है ना, निम्नलिखित नियम का प्रस्तुत किए। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगी, यही फॉर्मूला बताया था, 2n², है ना, से दर्शाया जाता है। जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। जब n की वैल्यू 1 हो तो K की अगर बात करें 2 इलेक्ट्रॉन आते थे। जब n की वैल्यू तुम क्या रख दो 2,
है ना, क्या लिख दो 2। तो तुम्हें पता है 2 अगर बात करें 2 का स्क्वायर क्या होगा, अगर बात करें वो हो जाएगा हमारा 8, सॉरी 2, देखो जैसे मैंने लिख दिया 2n स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला है। मैंने n की वैल्यू ले ली 2, तो जैसे तुम n की वैल्यू पुट करोगे, क्या करोगे, पुट करोगे, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 दूनी 8, है ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है ना, कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही तुम्हें अगर बात करें ये रखोगे तो तुम्हें और मजा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, और मजा आ जाएगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी है, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 दूनी 18, ये आ गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 दूनी 32, ये आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर कितना था 4, है ना, तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई हुआ ये कितना आ गया। तो ये n की वैल्यू 1 2 3 रख दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सेकंड रूल ये था कि सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक नहीं होना सकती, मतलब 8 अधिक हो सकती है, अधिकतम ना। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि पहले वाले कक्षक, है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम से तुम आखिरी वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, नहीं, पहले शुरू में भराते हैं, है ना, जो निम्न ऊर्जा स्तर है वहां पर इलेक्ट्रॉन भराते हैं, फिर उससे उच्च ऊर्जा, फिर उच्च ऊर्जा, फिर सबसे ज्यादा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उससे पहले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर जाने चाहिए, है ना। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। सभी का एक एक क्रम होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है, पक्का। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा लिखी है। तो भाई संयोजकता क्या होती थी, कि कोई भी तत्व जो होता था, कोई भी तत्व का परमाणु अपना स्थायित्व पाने के लिए या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता था, या 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन देता था या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता था, वही उसकी अगर बात करें तत्व के परमाणु की संयोजकता कहलाती थी। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण किया जाता है वही उस तत्व की संयोजन शक्ति या संयोजकता होती है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान अगर बात करें परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या होगा, अगर बात करें सिलिकॉन, ये क्या लिख दिया भाई, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 8, सिलिकॉन का परमाणु संख्या है भाई, इसको संख्या लिखो। ठीक है, इसको काटो 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 और यहाँ लिखो संख्या। परमाणु संख्या कितनी होती है 8 होती है, और सिर अगर बात करें इसकी क्या होती है संख्या, अगर बात करें ये इसकी भी संख्या कितनी होती है 14 होती है, कितनी होती है 14। जैसे ही तुम लिखोगे, है ना, अगर तुम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, कितने लिखोगे, ऑक्सीजन का 8 होता है, सिलिकॉन का कितना होता है 14 होता है। तो तुम देखोगे पहली कक्षा में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आएंगे 6, तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 2 की आवश्यकता है 8 पूरा करने के लिए। इसको कितने की आवश्यकता होगी तुम ही बताओ, 4 की सर, तो यही 4 होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये भी बताया था कि जो बाह्यतम कक्ष में अगर 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी संयोजकता होगी, और 5 से 8 है तो 8 में से उतना घटा दो वो उसकी संयोजकता होगी, है ना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा। ठीक है, ये अच्छे से तुम पढ़ लेना, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, उदाहरण के साथ व्याख्या की जाए कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक संभारिक समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने अच्छे से पढ़ी हुई है। परमाणु संख्या क्या होती है कि एक तत्व के परमाणु संख्या नाभिक केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। इसे Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z1, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन 1 होता है, और परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार सोडियम के अगर परमाणु संख्या Z मतलब 11 होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या की मास नंबर की, तो ये सम होता है किसका, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या के। क्लियर है, हाँ भाई। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को अगर बात करें द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U, है ना, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही प्यारी सी चीज है। इसी प्रकार फास्फोरस की द्रव्यमान संख्या कितना है 31, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 15, मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे 16 होंगे। ठीक है, हाँ, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 31। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होगा पर परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते थे, अगर बात करें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, बहुत अच्छे से। संभारिक में क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, अगर बात करें समान होगा, पर परमाणु संख्या क्या होगी, परमाणु क्रमांक क्या होगा, वो भिन्न होगा। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना, इसके बारे में बनने से अच्छे से चर्चा करिए। प्रत्येक की परमाणु संख्या 1 है परंतु द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है ना, ये अपन ने पढ़ा हुआ। संभारिक क्या होते हैं, संभारिक विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए कैल्शियम और आर्गन, है ना, दोनों का, एक का परमाणु क्रमांक 18 है आर्गन का, और कैल्शियम का है 20। दोनों के परमाणु द्रव्यमान तुम देखोगे तो 40-40 आएगा, है ना। समस्थानिकों के अगर हम बात करें 2 उपयोग के बारे में बात करें तो जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग किया जाता है।
यूरेनियम का अगर बात करें, जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, जो अगर बात करें परमाणु संयंत्र होते हैं, समस्थानिक का उपयोग है ना, जो एटॉमिक भट्टी होती है, एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब समझ रहे हो एटॉमिक एनर्जी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो, Na पॉजिटिव के पूरे तरह KL कश होते हैं, व्याख्या कीजिए। बिल्कुल भाई, Na मतलब देखो सोडियम के अंदर अगर मैं बात करें, मैं तुम्हें बताऊं, इसका परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार कितना है 23, है ना। अगर मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन पूछूं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने हैं सर तुम बोलोगे, अगर हम बात करें प्रोटॉन भी कितने हैं 11, और वही बात करें न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे 12। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, क्योंकि Na पॉजिटिव कब आया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसे निकल गया। तब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10, और प्रोटॉन कितने बचे अगर हम बात करें, प्रोटॉन सर 11 ही हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं सर उतने ही हैं 12 ही न्यूट्रॉन। अब मैं तुम लोगों से पूछूं इस इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी होगी, तुम्हें पता है K के अंदर कितने बनते हैं 2, L के अंदर कितने बनते हैं 8। अब बताओ भाई 2 और 8 10 तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था ही हम बता रहे हैं, तो यही व्यवस्था होगी। ध्यान से देख लो कि भाई सोडियम की परमाणु की संख्या अगर बात करें 11 अगर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा KLMN में 2,8,1। क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na पॉजिटिव है ना, Na प्लस ऐसा लिखना, Na प्लस आयन बनाता है और अपना अष्टक पूर्ण करता है। Na पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी K कोश में 2 और L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हम ये जानते हैं कि अगर बात करें कि संयोजी कोश में या कोश में अधिकतम 2x1 और 2 हो सकता है, मतलब K कोश में है ना, K कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर बात करें 2 हो सकते हैं, और L कोश में अधिकतम 2 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। तो ये बहुत प्यारी सी बातें हैं, इनके बारे में अपन ने बहुत अच्छी से चर्चा करी है, मुझे नहीं लगता इसमें अपन ज़्यादा टाइम बर्बाद करें। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया, ये मैंने क्वेश्चन कहाँ पे करवाया, क्लास में करवाया, है ना। तो ये तुम्हें क्लास में करना है, क्या करते थे भाई, है ना, ये बहुत अच्छे से करा है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है बेसिकली ना, इसका ऐसे लिखो Br, जो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 79, सॉरी परमाणु क्रमांक 35 है, और परमाणु द्रव्यमान 79 जो कितना है 49.7% है। वही बात करें इसका Br जो है, ये वाला Br, इसका परमाणु क्रमांक कितना है फिर 35 है, और इसका 81 अगर बात करें परमाणु द्रव्यमान ठीक है हाँ, और इसका परसेंटेज कितना है 50.3। अब तुम्हें पता है इनका क्या निकालते थे अपन, एवरेज निकालते थे, कैसे निकालते थे याद है, हाँ बिल्कुल। तो वैसे ही तुम्हें करना है कि इनके द्रव्यमान को अपन मल्टीप्लाई कर देते थे, किससे अगर हम बात करें इनके परसेंटेज से, है ना, इनका परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। चीजें कहानी याद आ रही, हाँ। तो वैसे ही इसको सॉल्व करना है, क्लास में करवाए, लास्ट लेक्चर में करवाया जो समस्थानिक संभारक में करवा रहा था, ठीक है। इसका सोल्यूशन तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगा, लेकिन आगे तुम्हें देखना है। एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, इसके किसी एक नमूने के समस्थानिक, मतलब एक अगर हम बात करें इसका परमाणु देखो 16.2 U है, ठीक है। एक का अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक कितना है, देखो 2 है ना, ये अच्छे से डिनोशन नहीं है। X जिसका परमाणु क्रमांक कितना है अगर बात करें 8 और परमाणु द्रव्यमान 16। X जिसका परमाणु क्रमांक कितना है अगर बात करें 8 और परमाणु क्रमांक 18, सॉरी परमाणु द्रव्यमान कितना 18, ठीक है हाँ भाई। तो अब हमें क्या करना है मालूम है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें देखो वो उन्होंने बोल दिया कि एवरेज पहले से 16.2 है ना, 16.2 U है। अब तुम्हें याद है अपन क्या करते थे, तुम्हें चीजें याद है हम क्या करते थे, ठीक है। 16.2 U उन्होंने पहले देकर रखा हुआ है ना, पहले ही तुम्हें देकर रखा हुआ है। तो तुम्हें क्या कर लेना कि इसका उनका परसेंटेज निकालना है, हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो तुम एक काम करो, मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम एक चीज करो, यहाँ पर एक चीज करो, क्या करना है कि जो हमारा समस्थानिक अगर बात करें इसका परसेंटेज है ना, ये वाले पहले वाले का परसेंटेज को क्या मान लो x, सॉरी अगर बात करें x मान लो, और दूसरे वाले को तुम मान लो x माइनस 100, क्या मान लो x माइनस 100, ठीक है। मैं अच्छे से दिखा देता हूं तुम्हें किस तरीके से तुम्हें करना। इस वाले का परसेंटेज कितना मान लो, पहले वाले का, चलो पहले वाले का अगर मान लेते हैं x जिसका परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है 16, ठीक है। इसको मान लो तुम x परसेंटेज, इसका कितना है x परसेंटेज, क्लियर है। और दूसरे वाले का अगर हम बात करें, दूसरे वाले का जो x परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु द्रव्यमान 18 है, इसका मान लो, अब देखो ये अगर x है तो ये कितना होगा भाई, टोटल 100% होता है, अगर ये x परसेंटेज है तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस x, कितना होगा 100 माइनस x परसेंटेज। चीजें क्लियर हो रही है। अरे भाई देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो अगर बात करें चीज है, दोनों मिलकर 100% बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं 100% बना रहे हैं। तो पहले वाले को अगर मैं x मान लूंगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस x। जैसे फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 30 होती,
कितनी होती 30। तो बट मुझे पता नहीं, मैंने बोल दिया 30 है। तो तुम देखोगे कि भाई एक अगर 30 है तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस 30 मतलब 70%। समझ रहे हो ना, इसलिए हमने इसको x मान लिया। अब तुम्हें पता है 16.2 है ना, ये अपन ने एवरेज पहले ही निकाल चुका है, अभी तक अपन एवरेज निकाल रहे थे। ठीक है, क्या निकाल रहे थे, अगर हम बात करें एवरेज निकाल रहे थे। 16.2 क्या हो जाएगा, तो ये आएगा 16u। ठीक है, कितना है अगर हम बात करें, इसका द्रव्यमान कितना है 16 है, कितना है 16 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू एक्स अपॉन 100, यही होता था। फिर हम इसमें ऐड करते थे, अगर तुम्हें चीजें याद हो तो ऐड कैसे करोगे, अब क्या करना है हमें, है ना। अगर हम बात करें 16.u, ठीक है, ये 16u ले लिया तुम लोगों ने, क्या ले लिया, अगर हम बात करें 16u ले लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस ऐड करते थे दूसरे वाले कंपोनेंट का जो होता था हमारा 18u है, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। ठीक है, हाँ इसको अच्छे से लिख देते हैं, सॉरी, ठीक है इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखो एवरेज पहले ही निकल चुका है, अभी तक अपन एवरेज निकालते थे। अगर तुम्हें पता हो तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें 16.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू, अगर हम बात करें कितना परसेंटेज हमें नहीं पता तो हमने उसको x मान के रखा, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, प्लस ये कितना है 18। अब इसमें अपन परसेंटेज का मल्टीप्लाई करते थे, याद है तुम्हें, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, है ना, अगर हम बात करें डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 100 माइनस एक्स अगर हम बात करें डिवाइडेड बाय 100, इसी का अगर हम बात करें, अगर हम क्या करते थे, अगर हम बात करें मल्टीप्लाई करते थे, याद है ना तुम्हें बहुत अच्छे से, और पूरे को डिवाइड करते थे। अगर हम बात करें पूरे को डिवाइड हम करा करते थे किससे, ठीक है, पूरे को डिवाइड करा करते थे 100 से। इस 100 से हम क्या करा करते थे, पूरे को डिवाइड करा करते थे। किससे करा करते थे, पूरे को डिवाइड करा करते थे। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर भी बताऊं, पिछले क्वेश्चन में भी तुम्हें बताऊं, तो इसका हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे थे, इसका हम क्या करते थे याद करो। तो भाई सिंपल सी बात है कि हमारा जो परमाणु द्रव्यमान था वो कितना था, पहले वाले का कितना था, जैसे मेरे को एवरेज निकालना है, उसको मैं एक्स मान लूँ, है ना, अभी एवरेज निकालना है, मैंने फॉर एग्जांपल मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज निकाल रहा हूँ। तो एवरेज कैसे निकालता था याद करो, एवरेज हम निकालते थे कैसे, कि जो हमारा द्रव्यमान देकर रखा है, पहले वाले कितना देखा रखा है 79, कितना देखा रखा 79, इसका परसेंटेज कितना था 49.7 डिवाइडेड बाय 100, यही करते थे, ये एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस करते थे हम। फिर ये कितना था, अगर हम बात करें 81 इंटू कितना परसेंट था 50.3, अगर हम बात करें डिवाइडेड बाय 100, यही करते थे। अब ये परसेंटेज वो हमसे पूछ रहा है, तो हमने इसको x मान लिया, और इसको अगर हम बात करें x 100 माइनस एक्स मान लिया, यही तो चीजें करी, ध्यान से तुम देखोगे यही तो चीजें करी। देखो यहाँ पर भी वही कहानी हुई है ना। अब अपने से परसेंटेज पूछा है, क्या माना है पूछ परसेंटेज, तो x और ये। अब इधर से तुम्हें क्या करनी है, x की वैल्यू निकाल लेनी है, इधर से क्या करनी है तुम्हें, x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, है ना। ये जो तुम्हें कैलकुलेशन देखने को मिल जा रही है, ये किस तरीके की कैलकुलेशन हो जाएगी, देखो ध्यान से, ठीक है। हाँ, तो जिस तरीके से थ्योरी लिखनी थी वो इस तरीके से लिखनी थी, जिस तरीके से मैंने अभी इक्वेशन बना के दी वो ऐसी बनानी थी, ठीक है। हाँ भाई, जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे इनमें, तो देखो 16 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 16x डिवाइडेड बाय 100। अब ये प्लस आ गया है, देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा 18 का 100 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1800, ठीक है। हाँ भाई, माइनस फिर 18 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 18x डिवाइडेड बाय 100, और फिर ये क्या जाएगा 16.2। यहाँ से तुम x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, क्या कर लोगे, x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, और तुम्हारा अगर बात करें सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कैलकुलेशन थी, इस तरीके से तुम कैलकुलेशन कर लेना। जहाँ पर अगर बात करें पहला वाला जो आएगा वो 90% आएगा, जो 16 वाला है, और दूसरा वाला आएगा अगर बात करें 10%, जो आपको पता होना चाहिए। यदि तत्व का z अगर बात करें 3 हो तो संयोजकता कितनी होगी, है ना, उसका नाम लिखिए, ठीक है। तो देखो परमाणु क्रमांक क्या है, अगर बात करें 3 है, परमाणु क्रमांक कितना है, अगर बात करें 3 है, हाँ परमाणु क्रमांक कितना है 3 है। अब 3 में से अगर बात करें पहली कक्षा के अंदर कितने आएंगे 2, और दूसरी कक्षा के अंदर कितना आएगा 1, है ना, k के अंदर 2 आएंगे, और m के अंदर l के अंदर कितने आएंगे 1 आएंगे। तो ये सारे कंसेप्ट है ना, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और अपने को अगर बात करें आना चाहिए, और अपने को आना चाहिए, चीजें क्लियर है ना। आगे बढ़े, पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, Z ये सब मैंने लिख कर रखा है बहुत अच्छे से, तुम्हें इसको क्या करना है, कवर करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संघटक कुछ इस प्रकार है, क्या, X के अंदर अगर बात करें 6 है, ठीक है। हाँ, 2 स्पीशीज है, अगर बात करें प्रोटॉन कितने हैं इन दोनों के अंदर 6 है। अगर बात करें इनके अंदर, अगर बात करें न्यूट्रॉन तुम देखोगे, ठीक है, न्यूट्रॉन तुम देखोगे एक के अंदर कितने हैं 6, और दूसरे के अंदर कितने हैं अगर बात करें 8, ठीक है। तो इनके बीच में अगर तुम क्या बोल सकते हो, है ना, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है कि x और y के अगर बात करें संबंध में तुम क्या बोल सकते हो, तो दोनों के जो प्रोटॉन है ना, दोनों के जो प्रोटॉन है अगर बात करें वो कितने कितने हैं 6,
पर अगर तुम इनका द्रव्यमान देखोगे तो अलग अलग आएगा। कैसे कि 6 प्लस तुम जैसे ही करोगे है ना, इसका करोगे 6 प्लस 8 तो ये जाएगा 14, और इसका तुम करोगे 6 प्लस अगर बात करें 6 तो ये कितना हो जाएगा, अगर बात करें ये हो जाएगा 12। तो इनके परमाणु क्रमांक क्या है, अगर हम बात करें समान है, पर परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है, मतलब समस्थानिक हुए। तो द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये सारी चीजें बोल सकते हो। और आखिरी में तुम ये बोलोगे एक दूसरे के अगर हम बात करें समस्थानिक है, क्या है, समस्थानिक है, जिनके द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है, जिनके द्रव्यमान क्या है अगर हम बात करें भिन्न भिन्न है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। निम्नलिखित वक्तव्यों के लिए गलत अगर बात करें ट्रू फॉल्स हमें लिखना है ना। निम्नलिखित के लिए हमें क्या लिखना है, अगर बात करें ट्रू फॉल्स लिखना है, जल्दी जल्दी अगर बात करें तुम इसका लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, ट्रू फॉल्स हमें बताने पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, ये कगन क्या हो गया सर, जे टॉमसन ने ये प्रस्तावित किया कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया था उन्होंने। ये बताया था प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल है ना। तरबूज मॉडल में उन्होंने क्या बताया था कि भाई पूरा का पूरा धनावेशित गोला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा उन्होंने बात नहीं कही, तो ये तो फॉल्स हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का ये भी फॉल्स हो गया, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं, इतना पढ़ने नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुणा होता है, ये बात सही कही है ना, ये बात सही। तो इसको तुम ट्रू बोल सकते हो, ट्रू। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में, बिल्कुल अगर हम बात करें तुम सारी चीजें बोल सकते हो, ठीक है। टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। देखो आयोडीन का यूज होता है, लेकिन उसके समस्थानिक वगैरह की हम बात नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला तो पॉइंट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। रदरफोर्ड का अल्फा उपकरण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए था, भाई बताओ जल्दी, किसके खोज के लिए था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसकी खोज के लिए था, तो बेसिकली ये किसकी खोज के लिए था, ये था हमारा परमाणु केंद्रक। किसकी, परमाणु केंद्रक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, परमाणु केंद्रक। चलो भाई, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं अगर बात करें समान, अगर बात करें रासायनिक गुण, ठीक है, परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इसका अगर बात करें सी बोलेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है ना, और यही आपको पता होना चाहिए, समान रासायनिक गुण होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न कह सकते हो, क्योंकि उनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, Cl माइनस आयन में या Cl आयन में, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं, ठीक है, हाँ, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं Cl आयन की बोला है, माइनस नहीं है ना, सिर्फ Cl आयन। Cl आयन में तुम्हें पता है 2 कॉमा है ना, क्या लिखेंगे हम, ठीक है, क्या लिखोगे इसमें, हम लिखेंगे, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ चला गए, घुमा घुमा फिर रहा है। तो इसका तुम परमाणु क्रमांक अगर तुम लिखोगे तो वो कितना होगा, अगर हम बात करें 17 होता है, कितना होता है, 17 होता है। और जैसे ही तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 2,8,7, तो 7 आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। कितना आना चाहिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संख्या तो वो आना चाहिए 7, ठीक है। 7 दिया हुआ है, अच्छा माइनस आयन बोला, आयन बोला है ना बेटा, तो Cl माइनस मतलब है ना, Cl माइनस, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो कितना हो जाएगा अगर बात करें 8। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, अगर बात करें 17, कितना होता है 17। अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 2,8,7 आएगा, ठीक है। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक ग्रहण कर लिया, तो अब क्या हो जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Cl माइनस, और हो जाएगा 2,8,8। तो ये अगर हम बात करें पता होना चाहिए, और 8 जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलो, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,1, ठीक है, 2,8,1, मतलब डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा, अब इस सारणी को हमको क्या करना है, पूर्ण करना है। तो ये होमवर्क है, बहुत ही प्यारा, तुम लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ना, इसका सॉल्यूशन तुम्हें यही मिल जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। देखो, हमें उसने परमाणु संख्या नहीं दी, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या भी नहीं दी, न्यूट्रॉन संख्या भी नहीं दी, प्रोटॉन संख्या भी नहीं दी, और अगर हम बात करें, अच्छा पहला ही कॉलम ही नहीं दिया है, पहले कॉलम की बात ही नहीं होगी। चलो, परमाणु संख्या अगर 9 है, और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है, कितनी है, 10 है, तो तुम्हें पता है परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर क्या बनाते हैं, अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या, तो ये क्या जाएगा 10 + 9 मतलब 19। और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, जितनी परमाणु संख्या है उतनी प्रोटॉन होंगे, मतलब 9 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 9 ही होगी। और परमाणु का अगर हम बात करें नाम होगा फ्लोरीन, क्या होगा, फ्लोरीन होगा, क्या होगा, फ्लोरीन होगा, ठीक है। अच्छा, परमाणु संख्या 16 है, परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है, 32 है ना। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो मैं द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या घटा दो, मतलब 16 आ जाएगा। प्रोटॉन की संख्या होगी जितना परमाणु क्रमांक है 16 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी जितना परमाणु क्रमांक है 16 हो जाएगा। और अगर बात करें तत्व सल्फर होगा। परमाणु संख्या नहीं दिया, लेकिन द्रव्यमान संख्या दी हुई है, और न्यूट्रॉन संख्या दी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या देखो, तुम्हें पता है द्रव्यमान संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या।
अब तुम्हें पता है न्यूट्रॉन संख्या है तुम्हारे पास और द्रव्यमान संख्या, तुम्हें प्रोटॉन निकालना, तो इसमें से माइनस कर दो। जैसे तुम अगर, अच्छा न्यूट्रॉन संख्या दी नहीं हो, सॉरी प्रोटॉन की संख्या दी हुई है। प्रोटॉन संख्या कितनी दी हुई है हमारे पास 12। तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन जैसी घटाओगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, दिया आ गए 12। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर प्रोटॉन कितने हैं 12 है तो परमाणु क्रमांक भी कितना होगा 12 होगा। और वही बात करें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12 होंगे। और जिसका अगर बात करें 12 होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी सी चीज है। अगला अगर हम बात करें द्रव्यमान कितना है 2 है ना। न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दी है, प्रोटॉन की संख्या 1 दी है, तो परमाणु क्रमांक भी 1 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या 1 आ जाएगी। ठीक है, और वही बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 1। और ये जो होगा जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 हुआ करता था, द्रव्यमान संख्या 2 हुआ करती थी, इसको अपन बोला करते थे ड्यूटीरियम। क्या बोला करते थे, ड्यूटीरियम। मतलब देख रहे हो तो हाइड्रोजन के समस्थानिक भी यहाँ पर आ गए हैं। फिर वही बात करें परमाणु संख्या कितनी है, नहीं दी। द्रव्यमान संख्या दी है 1, ठीक है। न्यूट्रॉन संख्या 0 और प्रोटॉन संख्या 1, मतलब ये भी बना जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन संख्या 0, इलेक्ट्रॉन संख्या 0 मतलब हाइड्रोजन आयन की बात चल रही। क्यों, देखो मैं बताता हूं। H+ आयन की बात चल रही, कैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, और इलेक्ट्रॉन अगर बात करें परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं 0, कितने होते हैं 0। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 होते हैं। और प्रोटॉन कितने होते हैं अगर बात करें 1 होते हैं। अब इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई 0, एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो बना होगा H+ आयन। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0, प्रोटॉन कितने हो गए अगर हम बात करें 1, और न्यूट्रॉन कितने हो गए पहले से 0 थे। समझ रहे हो ना, तो इसलिए ये हाइड्रोजन आयन है H+ आयन। तो इस तरीके से टेबल को तुम अच्छे से देखना, कोई समस्या है तो जरूर मुझसे पूछना। ठीक है, होमवर्क यही है ना, कि इनको तुम है ना जितनी स्पीड से हमने पढ़ा है इस स्पीड से है ना, इस स्पीड को मैच करना है, बढ़िया आराम से सुकून से इसको क्या करना है, खत्म करना है बढ़िया प्यारी तरीके से, है ना। और मैं अभी भी बोलूंगा बेटा कि है ना पढ़ तो सभी रहे हैं, तुम एक अच्छा इंसान बनो, है ना। हमेशा से यही कामना है, हमेशा मैं बच्चों से यही बोला करता हूँ कि तुम बहुत एक अच्छा इंसान बनो, बहुत मेहनत करो बेटा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, सभी के साथ। ठीक है, मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। और हम मिलने वाले हैं अगले वाले बैच में, जो है हमारा उड़ान हिंदी बैच, है ना। तुम्हें पता है ना, एक्साइटेड हो 10th क्लास के लिए, इस बार का रिजल्ट ही देख लेना, बहुत धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। नेक्स्ट लेक्चर नहीं, अगले सेशन में। और एक बात और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि जो 9th क्लास में हमने पढ़ाया है, ऐसा कोई अगर हम बात करें चैप्टर नहीं होगा कक्षा 10वीं में जो आपसे नहीं बनेगा। आई एम गिविंग गारंटी। अगर जितना मैंने करवाया वो अगर तुमने कवर कर लिया, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने 10th क्लास का, या फिर बोल सकते हैं कि पूरी केमिस्ट्री का एक बेसिक बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आई गारंटीड, है ना। मैं सिर्फ 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, 11th 12th की बात करूँगी। अगर तुमने उसका बेसिक्स कंप्लीट कर लिया है बेटा, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैंने मतलब अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय, लव यू बेटा, ऑल ऑफ यू, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।